बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लड़की रुक। अपने पीछे करख्त सी आवाज सुनकर मेरा सांस खुश्क हुआ, लेकिन फिर भी मैं उस औरत की आवाज सुनकर अनसुनी करके बस से उतर गई। मैं अपने हाथ में पकड़े कपड़ों को सख्ती से दबोचे अब किसी सुनसान जगह पर आ गई थी ताकि कपड़े बदल सकूं। मेरे वजूद पर मौजूद कपड़ों से बदबू के भभूके उठ रहे थे और मुझे कपड़ों की शदीद जरूरत थी। तभी मुझे कपड़े चुराने पड़े, जो कि मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि मैं आदी चोर थी और चीजें चुरा कर ही अपना गुजारा किया करती थी। कपड़े बदलकर मैंने अपने पुराने कपड़े तेजी से शॉपर में डाले और बाहर आ गई, मगर बाहर आते ही चूही मैं सड़क पर आई। मेरा नाम रानी है, लेकिन रानियों जैसी जिंदगी में कभी गुजार नहीं पाई। आंख खुली तो खुद को यतीम खाने में पाया, जहां किसी का कोई पुरसाने हाल ना था। कहने को वो यतीम खाना था, लेकिन ना ही वहां पर बच्चों की सेहत का ख्याल रखा जाता था, ना ही खाने पीने का और ना ही उनके कपड़ों का। वहां पर सिर्फ रिहाइश की सहूलत थी जो सबको मुयसर थी। यतीम खाने का मालिक कभी कभार ही वहां चक्कर लगाता और बाकी सारा वक्त यतीम खाने का मैनेजर ही वहां के सारे इंतजामात देखता। यतीम खाना लोगों के दिए गए फंड से चलता था, लेकिन फंड्स में आए गए आधे पैसे मैनेजर खुद ही खा जाता था। वो ज्यादातर बच्चे जो कि उम्र में कुछ बड़े और समझदार थे, उनको काम करने के लिए भेजता। या तो वो मांग कर लाते या मजदूरी करके। मैं लड़की थी, लेकिन जब मैं कुछ बड़ी हुई, तकरीबन 13 या 14 साल की, तो उसने मुझे भी बाहर काम पर भेजना शुरू कर दिया। मैं बाकी लड़कियों की तरह बाहर काम पर जाती, कभी गाड़ियां साफ करती और कभी कचरे से प्लास्टिक चुनकर उसे बेचकर पैसे कमाती और फिर वापस यतीम खाने में आकर मैनेजर के हवाले कर देती। मैं अब उस जिंदगी से उकता गई थी जहां पर काम भी हम करते और पैसे भी हमें ना मिलते। खुदा ने मुझे किसी और चीज से नवाजा हो या ना हो, लेकिन मुझे बेतहाशा हुस्न और खूबसूरती से जरूर नवाजा था, और इस बात का तो मुझे भी अंदाजा था। लेकिन अब इस यतीम खाने में जिंदगी गुजार कर मैं ऊब गई थी। फिर मैंने कुछ लड़कियों के साथ मिलकर यतीम खाने से भागने का मंसूबा बनाया ताकि हम इस इंसानी जहन्नुम से निजात हासिल कर सके। और फिर एक दिन हमें मौका मिल ही गया। मैं 3-4 लड़कियों के साथ यतीम खाने से भाग गई। यतीम खाने से भागने के बाद हमें इल्म नहीं था कि हम जिंदगी कैसे गुजारेंगी। न ही कोई रिश्तेदार, न ही माँ बाप और न ही कोई ऐसा इंसान जो हमें अपने पास रखकर पालता और हमारा हमदर्द होता। जिस वक्त मैं यतीम खाने से भागी, मेरी उम्र 15 साल थी। भाग तो मैं आई थी, लेकिन अब जिंदगी जीने का कोई ढंग नजर नहीं आ रहा था। और कुछ नहीं, लेकिन यतीम खाने में हमारे सर पर छत तो थी, और अब हमारे सर पर से छत का साया भी हट चुका था। वहां से निकलकर आने के 1 हफ्ते बाद मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि मैं वहां से भागी ही क्यों। अपने साथ भागी हुई साथी लड़कियों के साथ मैं सिर्फ 1 हफ्ता रही और फिर हम सब अपने अपने रास्ते हो गए। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ पर रहना है। मैं खुद को वक्त के धारे पर छोड़ चुकी थी कि अब जिंदगी जहां ले जाए वहां चले जाऊंगी। मैं पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि काम करके या कहीं नौकरी करके अपना पेट पालती। तभी मैंने कई दुकानों और कई होटल्स पर काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं भी कोई काम न मिला। मैं वहां पर बर्तन धोने के लिए भी राजी थी, लेकिन वो लोग मुझे रखने के लिए राजी न थे, क्योंकि उनके ख्याल में मैं भी छोटी थी। अगर वो मुझे रख लेते तो उन पर चाइल्ड लेबर का केस हो जाता। इस सब से नाउमीद होकर मैंने कई बंगलों में काम ढूंढने की कोशिश की और खुशकिस्मती से मुझे काम मिल भी गया। लेकिन वहां की मालकिन बहुत सख्त थी, जिसने मुझे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी दिया और 3 वक्त का खाना भी देती। मेरा काम उसके छोटे बच्चे की देखभाल करना था, जो भी 3 साल का था। मैं सारा सारा दिन उसके आगे पीछे ही रहती थी और इस काम को करने से मैं मुतमईन भी थी। जिंदगी अब सहल हो गई थी। मालकिन मुझे तनख्वाह नहीं देती थी, लेकिन मेरे लिए यही बहुत था कि मुझे 3 वक्त का खाना और रहने को जगह मिल रही थी। मैंने अब सोच लिया था कि मैं अब हमेशा यहीं रहूंगी और मालकिन को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जितनी जिंदगी अब तक मैंने गुजारी थी, बेहद मुश्किलों और घुट घुट कर गुजारी थी, तभी अब मैं बेहद खुश और मुतमईन हो चुकी थी। लेकिन हमेशा वही हो जो हम सोचते हैं ये जरूरी नहीं, और मेरे साथ भी वही हुआ। जो मैंने सोचा था वो हो नहीं पाया और मेरी जिंदगी में एक और इम्तहान आ गया। ना माँ बाप का प्यार मिला था और ना ही किसी और रिश्ते का, बल्कि अपनी सारी जिंदगी हसरतों में ही गुजारी थी। और अब इस घर का सहारा भी मुझसे छिन गया। हुआ कुछ यूं कि मालकिन की बेटी की रखवाली कर रही थी। वो बेड पर सो रहा था और मैं उसके करीब ही बैठी थी। लेकिन अचानक मुझ पर नींद का गलबा तारी होने लगा और मैं ऊँघने लगी। मैंने नींद भगाने की काफी कोशिश की, लेकिन नाकाम रही और बेड पर मालकिन के बेटे के करीब ही लेट गई।
इस बीच क्या हुआ और क्या नहीं मुझे कुछ खबर नहीं। जागी तो मैं तब जब मैंने अपनी मालकिन की चीखें और उसके बेटे की जोर जोर से रोने की आवाज़ें सुनी। मेरी नींद एक झटके से दूर हुई और मैं तेजी से उठकर बैठी। लेकिन ये देखकर मेरे औसान खता हो गए कि मालकिन जमीन पर से अपने बेटे को उठा रही थी, जिसके सर से बेतहाशा खून बह रहा था। मालकिन चीखती हुई मुझे गालियां और कोसने दे रही थी और मैं खौफ से थर थर कांप रही थी। मालकिन अपने बेटे को लेकर घर से निकल गई, मगर जाते हुए बाहर से ताला लगाकर मेरे भागने के सारे जराए खत्म कर गई। यकीनन उसे शक था कि मैं उसके डर से घर से भाग जाऊंगी, और जितना मैं डर गई थी और जितना मालकिन गुस्से में थी, मैंने यहां से भागने का ही सोचा था। लेकिन अब जब मैं भाग नहीं पाई तो खौफ के मारे रो रो कर मेरा बुरा हाल था। सारा दिन परेशानी से गुजरा तो शाम के वक्त वो अपने बेटे को लेकर वापस आई, जिसके सर पर 3 टांके लगे हुए थे। मेरी गफलत के बाइस वो सोते में गिर गया था, जिसकी वजह से उसके सर पर गहरी चोट लगी थी। लेकिन खुदा का करम था कि वो जिंदा था और बच गया था। मैंने मालकिन से माफ़ी मांगी और आइंदा ऐसी गफलत ना बरतने का अहद भी किया। लेकिन मालकिन ने मेरी कोई सफाई सुने बगैर मुझे वाइपर से मारना शुरू कर दिया, और तब तक मारा जब तक वो खुद निढाल ना हो गई। इस दौरान मेरी चीखें और रोना पूरे घर में गूंजता रहा, लेकिन मालकिन को मुझ पर तरस ना आया। दर्द, तकलीफ और चोटों से मेरा बुरा हाल था। मेरे जिस्म पर जगह जगह नील पड़ चुके थे। लेकिन मालकिन ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि मुझे घर से ही निकाल दिया। मैंने इसकी तवक्को नहीं की थी, लेकिन मालकिन ने यह भी कर दिखाया, और मैं एक बार फिर घर बदर हो गई। मैं तब 16 साल की थी। न मेरे पास घर था और न ही खाना खाने को पैसे। भूख से निडाल होकर मैं वहां से निकली। काम ढूंढने की कोशिश की, मगर काम न मिला तो वही किया जो मेरी जैसी बेसहारा और अनपढ़ लड़की कर सकती है, यानी चोरी। मैंने पहली बार खाना चुरा कर खाया। दिल बहुत डरा और घबराया, मगर यह सिर्फ पहली बार था। पहली बार चोरी करने पर मेरा बेहद बुरा हाल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत होती गई और मैं ना सिर्फ खाना बल्कि पैसे भी चुराने लगी। ऐसे ही कीमती अशिया जिनको बेचकर मैं अपना पेट भर सकती। लेकिन मैं अपनी हर छोटी मोटी चोरी में कामयाब जरूर होती थी। रहने के लिए मेरे पास घर नहीं था, तभी चोरी किए पैसों से झोंपड़ी बनाने का सामान खरीद कर खाना बदोशों के पास ही एक झोंपड़ी बना ली। उनके साथ मेरी अच्छी दोस्ती और जान पहचान हो गई थी। अब मैं मुतमईन थी। चोरी को मैंने अपना पेशा बना लिया था। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मैं उस वक्त 16.5 साल की हो गई थी और झोंपड़ी में रहते हुए मुझे 6 महीने हो गए थे। मैं सारा दिन झोंपड़ी से बाहर निकल जाती और बाजारों में अपना शिकार तलाश करते हुए गुजार कर शिकार मिल जाने पर चोरी कर लेती और फिर चोरी किए हुए सामान से अपना गुजर बसर करती। पिछले कुछ दिनों से मैं बीमार थी। मेरे पास सारे कपड़े फट गए थे और सारे पैसे भी दवाइयों पर लग गए थे। अब मैं पहले से कुछ बेहतर थी। तभी मैं उठी और अपने ठिकाने से बाहर निकल गई। मेरे कपड़ों से बुखार की वजह से बदबू के भभूके उठ रहे थे और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इन कपड़ों को नोच कर उतार फेंकूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं बाजार में आ गई ताकि चोरी कर सकूं। बाजारों में बहुत ज्यादा रश होता है। यही वजह थी कि मुझे चोरी करने में आसानी हो जाती थी और किसी को पता भी नहीं चलता था। अब भी मुझे जल्द ही एक आदमी नजर आ गया, जिसकी जेब में पर्स लटका मुझे नजर आ रहा था। मैंने तेजी से तेज धार चाकू निकाला और फिर उसके करीब से गुजरते हुए फुर्ती से उसकी पूरी जेब काट कर अपने दुपट्टे के नीचे छुपाते हुए तेजी से आगे बढ़कर बाजार से बाहर निकल आई। बाहर आकर मैंने तेजी से पर्स निकालकर देखा तो उसके अंदर सिर्फ 500 रुपया था, जिस पर मैं गहरा सांस भरकर रह गई। मैं पैदल चलकर यहां तक आई थी और मेरा ठिकाना यहां से काफी दूर था। यही वजह थी कि अब मेरा इरादा बस से जाने का था। सोचा तो नए कपड़े खरीदने का था, लेकिन अब इतने पैसे ही नहीं बने थे कि मैं कपड़े खरीद पाती। तभी मैंने अपने लिए कुछ फल और खाना खरीदा और फिर बस में बैठ गई ताकि अपने घर यानी अपनी झोंपड़ी पहुंच सकूं, जो मेरा वाहिद और आम सा ठिकाना था। मैं सड़क के किनारे खड़ी बस का इंतजार कर रही थी और मेरा ये इंतजार जल्द ही खत्म हुआ, क्योंकि रूट की बस जल्द ही आ गई थी। मैं तेजी से बस में बैठी और खिड़की से बाहर झांकने लगी। सब लोग मेरी तरफ मुतवज्जा थे, जैसे मैं कोई जोकर हूं। शायद मेरा उजड़ा सा हुलिया सबकी तवज्जो खींच रहा था। मैंने सबकी नजरों से नजरें चुराकर सबको नजरअंदाज करना चाहा। लोग कुछ देर तक मुझे अजीबो गरीब नजरों से घूरते रहे, मगर फिर उन सबकी तवज्जो मुझ पर से हट गई। सबकी नजरों की वजह से अब मुझे अपने आप से नफरत हो रही थी, और वजह मेरा हुलिया ही था। अगर आज मुझे पैसे ज्यादा मिल जाते तो मैं कपड़े खरीद लेती और मुझे यूं लोगों की नफरत भरी निगाहों का सामना न करना पड़ता। खिड़की से होती मेरी निगाह खिड़की की तरफ मेरी दाएं जाने बैठी औरत पर पड़ी।
जिसने एक बैग थामा हुआ था, जिसमें शायद नहीं बल्कि यकीनन उसका सामान था। मुझे एक नई उम्मीद लग गई कि अब शायद मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। हुलिये से वो औरत काफ़ी अमीर लग रही थी। मैंने उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाकर देखा तो उसने पलकें तक न झपकी, जिससे मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि वो गहरी नींद में थी। मैंने आसपास का जायज़ा लिया कि कहीं कोई मेरी तरफ मुतवज्जा तो नहीं। अगर कोई मुतवज्जा होता और मुझे चोरी करता देख लेता तो यकीनन मेरा बहुत बुरा हशर किया जाता। सबको अपने आप में मगन देखकर मैंने खुदा का नाम लिया और फिर आहिस्ता से हाथ खिसकाकर उसके बैग की जिप पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता जिप खोलने लगी, ताकि जिप खुलने की आवाज़ से उसकी नींद में खलल न पड़े और वो जाग न जाए। मैं जल्द ही जिप खोलने में कामयाब हुई और फिर उसके बैग में हाथ डालकर टटोलने लगी। अंदर कपड़े ही थे, जिस पर मेरी आंखें खुशी से चमक उठी। उसका बैग आधा नीचे लटक रहा था और आधा उसकी गोद में था, जिसकी वजह से मैं कपड़े निकालने में कामयाब हो गई। मैंने तेजी से उन कपड़ों को अपने दुपट्टे के नीचे छुपाया और फिर जल्दी से कंडक्टर से कहकर बस रुकवाई। मैं बस से नीचे उतर रही थी जब मैंने अपने पीछे उसी औरत की आवाज़ सुनी जो मुझे ही पुकार रही थी। मैं किराया पहले ही दे चुकी थी, तभी कंडक्टर ने मुझे रोका नहीं। उस औरत को शायद पता चल गया था कि मैंने उसके बैग से कपड़े चुराए हैं, तभी वो मुझे पुकार रही थी। मगर मैं उसकी पुकार को अनसुना करके जल्दी से बस से नीचे उतर गई और एक तरफ भागना शुरू कर दिया, ताकि अगर वो औरत बस से निकलकर मेरे पीछे आए भी तो मुझ तक न पहुंच सके। काफी दूर आने के बाद एक सुनसान जगह पर पहुंच चुकी थी। अब जल्द अज जल्द इन बदबूदार कपड़ों से निजात पाना चाहती थी। तभी झाड़ियों की ओट में होकर मैंने वो कपड़े पहन लिए जो मैंने उस औरत के पास से चुराए थे। ये सुर्ख रंग के कपड़े थे जो रेशमी और काफी कामदार थे, जिनके ऊपर चमकदार हीरे की तरह के बने हुए नग लगे हुए थे। मुझे ये लिबास बेहद पसंद आया था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लिबास पहनने का मौका मिल रहा था। इससे पहले मैंने हमेशा सादा और पुराने कपड़े ही पहने थे। मैं जल्दी जल्दी अपना पुराना लिबास शॉपर में डालकर सड़क पर आ गई ताकि घर की तरफ जा सकूं। कुछ ही देर में मैं उस लिबास को ज़ेबतन किए सड़क पर आ गई थी और बेहद खुश थी। तभी टहल टहल कर चलती जा रही थी ताकि किसी और सवारी में बैठकर घर पहुंच सकूं। मैं सड़क पर से गुजर रही थी जब अचानक एक आदमी का वहां से गुजर हुआ। मैंने उस पर ध्यान न दिया, लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब आया मैं झटक कर रुकी। उसने मेरे करीब रुककर मुझे काफी पैसे दिए और बोला कि 3 दिन बाद। मैंने कुछ नासमझी से और कुछ उलझन से उसे देखा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलती वो वहां से चला गया। मैं पैसों को थाम कर उलझी उलझी सी चलती आगे बढ़ने लगी। दूसरी सड़क पर आने के बाद एक और आदमी मेरे करीब आया, मुझे पैसे दिए और बोला कि 3 दिन बाद। अब की बार भी मुझे कुछ समझ में ना आया कि उस आदमी ने भी वैसा ही क्यों किया जैसा पहले आदमी ने किया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था और ना ही मुझे उससे कुछ पूछने का मौका मिला था। लेकिन अगली सड़क पर फिर एक आदमी मेरे पास आया और मुझे पैसे देकर बोला कि 3 दिन बाद, और उससे भी मैं कुछ न पूछ पाई। मेरे पास काफ़ी पैसे जमा हो चुके थे, लेकिन मेरी उलझन न सुलझी। मगर पैसों को देखकर मैं बेहद खुश और मुतमईन हो गई और घर पहुंचकर किसी को भी इस बारे में बताए बगैर कपड़े बदलकर सो गई। मुझे ये लिबास काफ़ी पसंद आया था और मिलने वाले पैसों से मेरा अच्छा गुजर बसर हो जाना था। मैं अगले दिन फिर से उन्हीं कपड़ों में मलबूस होकर बाहर निकल गई और फिर मैंने बाजारों में घूमना शुरू कर दिया ताकि चोरी करने के लिए अपना आसान हदफ ढूंढ सकूं। कभी कभी मुझे खुद पर गुस्सा आता था कि मैं ये गलत काम करके हराम क्यों कमाती हूँ, लेकिन अपने इस ख्याल को मैं जल्द ही झटक देती थी, क्योंकि कोई ऐसा जरिया भी नहीं था कि मैं हलाल कमा कर खा सकती। मगर आज मुझे कोई शिकार ना मिला जिससे माल या पैसे चुरा सकती। मगर हैरत की इंतहा न रही जब आज मैं जिस सड़क से गुजरती तो लोग मुझे पैसे देकर जाते और वही अधूरा जुमला कहते जो कल कहा था, यानी 3 दिन बाद। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे पैसे मिल रहे थे, मुझे और क्या चाहिए था। तभी मैं खुश हो गई और पैसे लेकर घर वापस पहुंच गई। मैं इस सबसे बेहद खुश थी। मेरे कुछ भी किए बिना ही मुझे पैसे मिल जाते। लेकिन अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि एक रात में बेहद गहरी नींद सो गई थी। लेकिन अचानक नींद में ही मुझे घबराहट का एहसास हुआ। उस शदीद घबराहट के मारे मेरी आंख खुली, पर अपने इर्द गिर्द देखकर मेरी जान निकल गई कि 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 45 पिंजरे मेरे इर्द गिर्द रखे हुए थे, जिन्हें देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्योंकि मेरी हैरानी और खौफ की वजह वो पिंजरे नहीं बल्कि उन पिंजरों में कैद की गई कम उम्र लड़कियां थीं, जो तकरीबन मेरी उम्र की या मुझसे तकरीबन 1 या 1.5 साल बड़ी होंगी। यानी वो सारी की सारी नाबालिग लड़कियां थीं और काफ़ी सहमी हुई लग रही थीं, जिनमें से कुछ रो भी रही थीं। मैं अपनी झोंपड़ी में नहीं बल्कि किसी और जगह पर थी
उन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही लिबास बेतन का रखा था जो मैंने उस औरत से चुराया था, और उस वक्त भी वही पहन रखा था। मैंने नींद में डूबी आंखें मसलते हुए तेजी से उठना चाहा था कि देख सकूं कि ये सब हो क्या रहा है, वो लड़कियां पिंजरों में क्यों कैद हैं। लेकिन मैं कर रहा कर एक झटके से वापस नीचे बैठी, क्योंकि मेरा पैर जंजीर से बंधा हुआ था और उन लड़कियों की तरह मैं भी एक पिंजरे में कैद थी। इस हकीकत का इदराक होते ही खौफ से मेरी आंखें फैल गईं और मैंने चीखना शुरू कर दिया कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया है, मुझे यहाँ क्यों कैद करके रखा गया है। मेरे सवालों के जवाब तो नहीं मिले, लेकिन मेरे चीखने पर उनमें से कुछ लड़कियों ने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया, जिससे पूरा कमरा चीखों और रोने की आवाजों से गूंज उठा। लेकिन कुछ लड़कियां बिल्कुल मुतमईन बैठी थीं, जैसे अपनी मर्जी से यहां आई हो। ठीक उसी वक्त धाड़ की आवाज से दरवाजा खुला और दो मोटे मोटे भारी भरकम आदमी अंदर दाखिल हुए। उनको देखते ही सब यूं चुप हुई जैसे वो मलकुल मौत हो, जो उनके जरा से बोलने पर उनकी जान निकाल लेंगे। लेकिन मैंने चीखना बंद नहीं किया और चीखते हुए उनसे पूछने लगी कि मुझे यहां क्यों लाया गया है। उनमें से एक ने आगे बढ़कर पिंजरे में अंदर हाथ डालकर मेरे बालों को जोर से दबोचा और धाड़ के बोला, तुझे धंधे के लिए यहां लाया गया है और तू हमारी चुनी गई लड़की है। इतने पैसे खाकर अब तू पूछ रही है कि तुझे यहां क्यों लाया गया है। चुपचाप यहां बैठ, वरना कुत्तों के आगे डाल दूंगा तुझे। वो इतना कहकर एक झटके से मुझे छोड़कर सब पर तायराना निगाह डालकर जैसे आया था वैसे ही पलट गया। लेकिन मेरे दिलो दिमाग में उधम मचा गया। इतनी नासमझ नहीं थी मैं कि धंधे का मतलब न समझ पाती। तभी खौफ से मेरा रुआं रुआं कांप उठा था। अब मुझे समझ में आया था कि ये लिबास उनके धंधे के लिए चुनी गई मखसूस लड़कियों के लिए होता था, और यकीनन जो मर्द मुझे पैसे देकर जाते थे उन्हें इस सब के बारे में मालूम होगा। लेकिन मैं इस सब से बेखबर थी और बेखबरी में ही मारी गई थी। अगर मुझे इल्म होता कि इस लिबास को चुराने से नई मुसीबत को गले लगाने वाली हूं, तो मैं वो लिबास चोरी करने के बारे में सोचती भी नहीं। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। मुझे मुसीबत में फंसना था और मैं फंस गई थी। जिंदगी पहले ही कभी आसान नहीं रही थी और अब तो मजीद मुश्किल होने वाली थी, और मैं नहीं जानती थी कि इस मुश्किल से मैं निकल भी पाऊंगी या नहीं। खुदा के आगे अपनी हिफाजत की दुआ करते हुए मैं बेबसी के मारे रोती चली जा रही थी। रो मत, तुम्हारे रोने से कुछ भी नहीं बदल जाएगा, बल्कि खुशियां मनाओ कि तुम अब अमीर होने वाली हो। एक लड़की ने मुझे समझाने वाले अंदाज में कहा, तो मैंने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। वो यकीनन अपनी मर्जी से इस गंदे धंधे में आई थी, लेकिन इतनी दुख भरी जिंदगी गुजारने के बाद मैं मजीद दुख नहीं झेलना चाहती थी। तभी सोच लिया था कि मैं यहां से हर हाल में निकल कर रहूंगी और इनको भी यहां से निकालूंगी जिनको जबरदस्ती यहां लाया गया है। ये अज़म करते ही मैं चुप हो गई थी, बिल्कुल चुप, जिस पर बाकी सब लड़कियों को हैरत तो हुई, लेकिन किसी ने मुझसे बात करने की कोशिश न की। वो सब लड़कियां बेहद खूबसूरत थीं और उनकी खूबसूरती ही मेरी तरह हमारी इज्जत और जान का वबाल बन गई थी। इस पिंजरे में कैद हमें न जाने कितना वक्त गुजर गया था। मैं बैठ बैठ कर थक जाती तो सुकड़ सिमट कर पिंजरे के अंदर ही लेट जाती। 2 दफा एक आदमी हम सबको खाना देने आया। उसके बाद हमें रात के तकरीबन 9 बजे उन पिंजरों से निकालकर हाथ पीछे कमर पर बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूंस कर बाहर ले जाया गया, ताकि हम चीख या चिल्लाकर किसी को मदद के लिए ना बुला सकें। वहां से मैं एक ट्रक में बिठाया गया और फिर ट्रक वहां से रवाना हो गया। वो ट्रक तकरीबन 2 घंटों तक सफर करता रहा। इस दौरान वो कहीं भी ना रुका, जिसकी वजह से मुझे वहां से भागने का कोई मौका ना मिला, ना ही मैं कोई हल सोच सकी। तकरीबन आधी रात के वक्त हमें एक जंगल में उतारा गया और फिर उस जंगल में बने एक पुराने मगर जदीद घर में ले जाकर हमें बंद कर दिया गया, जो बेहद बड़ा था, बिल्कुल किसी फार्म हाउस की तरह। हमें अंदर ले जाकर एक तहखाने में बंद कर दिया गया, जबकि उनके प्लान के मुताबिक आज हम सबको गैर कानूनी तरीके से किसी बैरून मुल्क भेज दिया जाना था, क्योंकि ये लोग लड़कियों का कारोबार करते थे और इस तरह से पैसे कमाते थे, वो भी ऐसी लड़कियों को बेचकर जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता था। आज मुझे अपने लावारिस होने पर बेइंतहा अफसोस और दुख हुआ कि अगर आज मेरा कोई भाई या बाप होता तो मैं यूं लावारसों की तरह भटक न रही होती। रात को सब लड़कियां तहखाने में यूं ही आड़ी तिरछी जमीन पर लेटी सो रही थी, जब मुझे एक मंसूबा सूझा। यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठने से बेहतर था कि मैं एक कोशिश ही कर लेती यहां से निकलने की। मैंने एक नज़र सबको देखकर पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे लहजे और आवाज़ में बेहद तकलीफ और अजियत थी, जबकि आंखों से मुसलसल मोटे मोटे आंसू बहते जा रहे थे, जो ये बात साबित करने को काफ़ी थे कि मैं सच में तकलीफ में हूँ। सब लड़कियां बौखला कर जागती हुई मेरे इर्द गिर्द जमा हो गई, और जब मुझसे मेरी तकलीफ की वजह पूछने लगी तो मैंने बताया कि मुझे अपेंडिक्स का दर्द है और कई दिनों से है, मगर पैसे ना होने के बायस मैं अपना इलाज नहीं करवा पाई।
लेकिन अब लगता है कि अपेंडिक्स के फटने से ही मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। मेरी बात सुनकर सबके हाथ पांव फूल गए, जबकि मेरे तड़पने में मजीद इजाफा हुआ। कुछ लड़कियों ने जाकर तहखाने का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, जिससे हर तरफ अजीब सा शोर उठा। तकरीबन 10 मिनट बाद हमारी निगरानी पर मामूर 2 आदमी थाड़ते हुए अंदर दाखिल हुए, लेकिन मुझे बुरी तरह तड़पते और रोते देखकर वो भी बौखला गए। और जब लड़कियों ने उन्हें मेरी तकलीफ बताई तो वो तेजी से मेरे करीब आए और मुझे उठाकर बाहर ले जाने लगे। मैंने एक पल के लिए भी रोना और चीखना बंद न किया कि कहीं वो मेरे झूठ और ड्रामे को पकड़ न ले। बाहर आने के बाद उन्होंने मुझे सोफे पर लेटाया और किसी को फ़ोन करने लगे, मगर मैं जानबूझकर तड़पती हुई सोफे से नीचे गिर गई, जिस पर वो मजीद बौखला गए और फ़ोन बंद करके बिना कुछ सोचे समझे मुझे उठाकर बाहर की जाने बढ़े और गाड़ी में डालकर अस्पताल की तरफ रवाना हुए। पूरे रास्ते में रोती और चीखती रही और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद उन्होंने गाड़ी एक बड़े अस्पताल के सामने रोकी। वो मुझे उठाकर अंदर ले गए, लेकिन इमरजेंसी में भेजने से पहले मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वो सभी लड़कियों को मार डालेंगे जो तहखाने में कैद हैं। मैं डर कर सर हिला गई और फिर मुझे स्ट्रेचर पर डालकर इमरजेंसी में ले जाया गया। अंदर जाते ही मेरा मुआयना किया जाने लगा, लेकिन मैंने तेजी से उठकर दरवाजे को अच्छी तरह लॉक किया और वापस डॉक्टर्स की तरफ पलटी, जो हैरत से मुझे देख रहे थे कि कुछ देर पहले मैं दर्द से तड़प रही थी और अब उछल रही थी। उनके कुछ भी पूछने से पहले मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, जिसको सुनकर वो दंग रह गए और मेरी मदद करने का वादा किया। वो 3 डॉक्टर्स थे, जिनमें से 2 लड़के और 1 लड़की थी। उनमें से एक लड़के ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो मैं तेजी से उसके पीछे लपकी और उसे खींचती हुई दरवाज़ा खोलने से रोकने लगी। मेरी हरकत पर उसने गुस्से से मुझे धकेला और मुझे बेड पर डालकर मेरे मुंह तक चादर उड़ा दी और गुस्से से चुप रहने को कहा। उसके दहाड़ने पर मैंने सांस तक रोक ली थी। तभी वो तीनों कमरे से निकल गए, लेकिन मेरे दिल में डर बैठ गया कि कहीं ये मुझे उनके हवाले न कर दें। कुछ देर बाद गुंडे अंदर आए और डॉक्टर से बात करने लगे कि मेरी अपेंडिक्स की नाली यहाँ आने से पहले ही फट चुकी थी और जहर पूरे जिस्म में फैलने से मेरी मौत हो गई। अब वो चाहें तो मेरी लाश ले जा सकते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर एक पल को वो खामोश हो गए और फिर बोले कि वो कुछ देर में वापस आते हैं। इतना कहकर वो बाहर चले गए। एक डॉक्टर उनके पीछे गया, लेकिन वो लोग अस्पताल से बाहर चले गए थे। इसका साफ मतलब था कि वो मेरी लाश ले जाना ही नहीं चाहते। डॉक्टर ने जब आकर बताया कि वो लोग जा चुके हैं तो मैंने सुकून का सांस लिया और उन तीनों डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मेरी इतनी मदद की थी। फिर मैं वहां से जाने लगी, लेकिन तभी एक डॉक्टर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये वही डॉक्टर था जिसने मुझे डांटा था। उसके यूं हाथ पकड़ने पर मैं घबरा गई, मगर उसने कहा कि वो मेरे साथ पुलिस के पास जाएगा ताकि बाकी लड़कियों को भी बचाया जा सके। उसकी बात सुनकर मैं कुछ मुतमईन हुई और फिर उसके साथ गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हुई। रास्ते में उसने मुझे अपना नाम बताया, जो कि हनान था। वो 25 साल का था और काफ़ी खूबसूरत लड़का था। उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा तो मैंने भी कुछ भी छुपाए बिना सब कुछ उसके गोश गुजार कर दिया, जिसे सुनकर उसने अफसोस का इजहार किया। उसके बाद हमें कोई बात ना हुई और हम पुलिस स्टेशन पहुंच गए, लेकिन जब हमने पुलिस वालों को ये सब बताया तो उन्होंने यकीन करने से इनकार कर दिया, जिस पर मैंने काफ़ी बरहम होकर उन्हें अपनी मदद करने पर माइल किया। उसके बाद पुलिस वाले भी संजीदा हुए और फिर हम लोग जंगल की तरफ रवाना हुए, जहां पर वो फार्म हाउस था। फार्म हाउस से कुछ फासले पर गाड़ियां रोकी गईं, मगर हम बाहर ही रहे। पुलिस के साथ भारी नफरी आई थी, जिसने फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया और फिर कुछ पुलिस अफसरान मोहतात होकर फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुए और छापा मारने लगे। मैं और हन्नान बाहरी पुलिस की जीपों के पास खड़े थे और वहां तक फायरिंग और चीखों की आवाजें आ रही थी। हमारे साथ 2 सिपाही हमारी हिफाजत के लिए मौजूद थे, मगर मैं फिर भी खौफजदा होकर हन्नान का बाजू थामकर उसके बाजू से चिपक कर आंखें बंद कर गई। हन्नान का क्या रद्देमल था मैं बंद आंखों की वजह से देख नहीं पाई, लेकिन उसने मुझे दूर नहीं झटका था, बल्कि वो नर्म आवाज में मुझे तसल्ली और हौसला देने लगा। काफी देर फायरिंग की आवाजें आती रहीं। मेरा बस नहीं चल रहा था कि खुद अंदर जाकर देख लूं कि हो क्या रहा है, जबकि दूसरी तरफ हन्नान मेरा हौसला बढ़ाते हुए मेरी तारीफ कर रहा था कि मेरी वजह से कई लड़कियों की इज्जत और जान बच जाएगी और मैं फख्र से जी सकूंगी कि मैंने एक अच्छा काम किया। वो मेरे हौसले को सराह रहा था कि अगर मैं हिम्मत न करती तो यकीनन आज मैं भी उन लड़कियों की तरह इन बुरे लोगों की कैद में होती। मुझे अंदाजा था कि वो मेरा ध्यान बटाने के लिए सब कह रहा है, और मेरा ध्यान बढ़ भी रहा था। मगर तभी एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई थी, जिस पर हमने सामने देखा तो फार्म हाउस के एक कोने से आग के शोले और सियाह धुआं बुलंद हो रहा था। मैं डर गई, लेकिन तभी मेरी निगाह एक तरफ पड़ी जहां सारी लड़कियों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया था। मैंने सुकून भरा सांस लिया।
उनमें से कुछ लोगों को जिंदा और जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया था, जबकि उनमें से कुछ मारे गए थे। पुलिस के कुछ सिपाही भी जख्मी हुए थे। मगर अच्छी बात यह थी कि सभी लड़कियां ठीक और हिफाजत से थीं। सभी लड़कियों को लेकर हम लोग वहां से निकले। हन्नान भी मेरे साथ था, लेकिन फिर वो फोन आने पर कुछ कानूनी कार्रवाई के बाद वापस चला गया। पुलिस ने कुछ कागजात पर मेरी भी साइन वगैरह लिए और फिर मेरा एड्रेस लेकर मुझे जाने दिया गया। फ़ोन नंबर मेरे पास था नहीं कि फ़ोन कभी मैंने रखा ही नहीं था, कि मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार ही नहीं था जिसके लिए मैं फ़ोन इस्तेमाल करती। मैं वापस अपने ठिकाने पर आ गई और फिर से छोटी मोटी चोरियां करके अपना पेट पालने लगी। इस हादसे को भूलना मुश्किल तो था, लेकिन फिर भी मैं इस हादसे को बुरा ख्वाब समझकर भूलने की कोशिश करके अपनी ज़िंदगी में मगन होने लगी। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। मुझे मालूम था कि मेरी ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी, जहां मैं होंगी और मेरी छोटी सी झोंपड़ी और मेरी चोरी की हुई कमाई। कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी कभी नहीं बदला करती, हमेशा सितमगर ही रहती है, और मैं भी उन्हीं लोगों में से एक थी जिनकी ज़िंदगी में फ़कत आजमाइशें ही लिखी होती हैं, और मेरा यही मानना था। लेकिन मेरे ख्यालात तब बदले जब एक शाम में चोरी करके कुछ फल, कपड़े और खाना खरीदकर अपनी छोटी सी झोंपड़ी में लौटी। जब मैं लौटी तो अपनी वाहिद चारपाई पर हन्नान को बैठे हुए पाया, जो बेहद खूबसूरत, अमीर और वेल सेटल्ड इंसान था। उसका यहाँ होना मेरे लिए हैरानी का बायस था, लेकिन जब मैंने उसके यहाँ होने की वजह पूछी तो वो बिना कुछ बताए मेरा हाथ थामकर मुझे एक घर में ले आया, जहाँ अस्पताल वाली लेडी डॉक्टर भी थी। उसने मुझे नए कपड़े पहनाकर तैयार किया और फिर मेरे सर पर बम फोड़ा कि मेरा हन्नान के साथ निकाह है, क्योंकि हन्नान मुझे पसंद करता है। ये सब मेरे लिए किसी मुआवजे से कम नहीं था, क्योंकि पहली नज़र में ही मुझे वो भी अच्छा लगा था। लेकिन सबसे बड़ा फर्क कि मैं लावारिस और गरीब थी, ये सोचकर ही अपने हर जज्बे को सुला लिया। मेरा दिल खुदा के हुजूर सजदा रेस हो गया था। मैंने बिना कोई एतराज़ किए हन्नान से निकाह कर लिया था, जो अकेले ही रहता था। हाल ही में उसके वालिदैन की मौत हुई थी और बहन भाई कोई था नहीं। मेरी सोच बदल गई थी और मुझे यकीन आ गया था कि गमों के साथ खुशियां भी इंसान की किस्मत का हिस्सा होती हैं, जो वक्त आने पर मिलती हैं। मैं हन्नान के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगी थी, जिससे मेरे स्टेटस और मेरे बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर वो बुरा हादसा मेरे साथ ना हुआ होता तो मैं कभी हन्नान से ना मिलती। इसीलिए कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।